अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके शौहर ने अपनी पसंद से शादी की। उसकी वजह से उसके बच्चों की और उसके दीगर घर वालों की जिंदगी भी तबाह हुई और उसकी औलाद को ही उसकी सजा मिली। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरी माँ खूबसूरत थी, मगर अच्छी तकदीर ना थी कि वालिद साहब शादी से पहले किसी लड़की को चाहते थे और उसी को अपनी शरीके हयात बनाना चाहते थे। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उनका रिश्ता रद्द कर दिया। तब दादी ने बेटे की शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी और यूं मेरी वालदा उनकी बहू बन गई। शादी तो हो गई, मगर जीवन साथी के दिल में तो कोई और बसी थी। उन्होंने अपनी दुल्हन को दिल से कबूल न किया। मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। माँ और भाइयों के दबाव से मारे बांधे कुछ बरस बीवी के साथ गुजार दिए, मगर अपनी पहली मोहब्बत को ना भूल पाए। उस लड़की से जिसका नाम निदा था, वो अक्सर छुप छुप कर मिलते रहते थे। एक दिन जमाने की परवाह किए बगैर दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह पढ़वा लिया। निदा के वालिद और भाइयों को इस तरह अपनी लड़की के घर से भागकर शादी करने का बहुत रंज था और वो मेरे अब्बू से बदले की सोच रखते थे। 2 बार उनके सालों ने चाकू से वार भी किया, जबकि वो कहीं रास्ते में उनको मिल गए थे, लेकिन खुदा ने बचा लिया। अब वालिद को हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि जरूर निदा के भाई किसी दिन उनसे बदला लेंगे। इसी खौफ की वजह से नौकरी छोड़ वो निदा को लेकर किसी नामालूम शहर में जा बसे। अब वो सिर्फ कभी कभी दादी से खुफिया तरीके से राब्ता कर लेते थे, बाकी किसी से नाता ना रखा, बीवी बच्चों से और ना फैमिली के दूसरे अफराद से। वालिद ने कभी 1 रुपया भी हमको ना भेजा। माँ बेचारी अपने जेठ की दस्ते नगर हो गई। मेरे ताया एक शरीफ और हसास इंसान थे। जब उन्होंने भाई की औलाद को भूख से बिलखते देखा तो परेशान रहने लगे। एक मामूली मुलाजमत थी और तनख्वाह में 2 कुंबों का गुजारा महाल था। तभी नौकरी को खैर बाद कह दिया और बीवी के जेवर फरोख्त करके वो बैरून मुल्क जाने की तगोदौ में लग गए। ताई ना चाहती थीं कि कमाने की खातिर वो दुबई जाएं। वो लड़ झगड़ कर मैके चली गईं। ताया के ससुर और साले उनको समझाने आए, वो फिर भी ना माने तो उन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि नौबत तलाक तक पहुंचा दी। यूं ताई ने तलाक ले ली और हमारी खातिर ताया अब्बू का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। उनके 3 बच्चे थे, वो भी ताया ने अम्मी जान के हवाले कर दिए। हम 3 बहन भाई और वालदा, 4 अफराद का खर्चा अब ताया के जिम्मे था। दादी हयात थीं, उन्होंने किसी बेटे को अलहदा रहने की इजाजत ना दी, लिहाजा हम सभी उनके साथ दादी के घर क़याम पजीर थे। कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र। ताया की नीयत अच्छी थी। बैरून मुल्क जाते ही उनको अच्छा रोज़गार मुयस्सर आ गया और खूब कमाने लगे। वो हर माह एक माकूल रकम अम्मी को इरसाल करने लगे। वो घर की बड़ी थीं, सारे कुनबे का खर्चा वही चलाती थीं। हमें खबर न थी हमारा बाप कहाँ है और किस हाल में है। हम तो बच्चे थे, वालदा की अफसरदगी को महसूस जरूर करते थे। उन दिनों मेरी उम्र 6-7 बरस होगी और मेरा भाई हसन मुझसे सिर्फ 1 बरस और 2 माह ही बड़ा था। वो कुछ लापरवाह, मगर मैं काफी समझदार और हसास थी। हालात को जल्द समझ लेती थी। रफ्ता रफ्ता मुझको माँ का दुख समझ में आने लगा और मैं उनसे ज्यादा करीब हो गई। अम्मी को मैके वालों की सपोर्ट हासिल ना थी। वो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदगी के दिन गुजार रही थीं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो हमको संभाल लेगा। हमारे लिए दादी का वजूद अल्लाह ताला का इनाम ही था कि हम उनके मुश्तरका फैमिली सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। खाना एक जगह पकता और सबको एक सा मिलता था। 2 चचा और भी थे, वो भी अपनी आमदनी दादी के हाथ पर रखते और ताया भी हर माह बाकायदगी से रकम इरसाल करते रहते थे। दादी बहसने खूबी इस रकम से घर भर का इंतजाम चलाती थीं। हर किसी को माकूल जेब खर्च मिलता और सबके कपड़े एक नौयत के ही खरीदे और सिलवाए जाते। कर्ज बाप के होने ना होने का एहसास हमको नहीं हुआ कि जरूरत की हर शय हमें मिलती थी, किसी किस्म की तंगी ना थी। ताहम अम्मी जान को जरूर ये एहसास महरूमी सताता था कि वो और उनके बच्चे शौहर की नहीं बल्कि जेठ और देवरों की कमाई पर पल रहे हैं। वालिद साहब ने कभी हमारी कफालत का जिम्मा नहीं लिया और ना कभी मिलने आए। बीवी को तलाक देने के बाद ताया अब्बू ने दूसरी शादी ना की। हर बार जब छुट्टी पर आते दादी जरूर कहती कि फयाज बेटा
अब तुम दोबारा से शादी करके घर बसा लो। मेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं, तुमको घर बार का देखना चाहती हूँ। माँ, कुछ और ठहर जाओ, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। थोड़ी रकम और जमा कर लूं तो हो जाएगी शादी भी। ताहम इस बार जब आए, दादी ने अपने रिश्तेदारों में खूबसूरत और कम उम्र लड़की से उनकी शादी करा ही दी। शादी के बाद ताया अपनी नई दुल्हन के साथ सिर्फ 1 माह रह सके कि छुट्टी खत्म हो गई तो वो वापस दुबई चले गए। ताया के जाने के बाद ताई सपना बहुत उदास रहने लगी। उन दिनों मैं 8वीं और हसन 10वीं में था। जरूरत की अशिया सपना मेरे भाई से मंगवाती। वो हसन के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई हद दर्जा बातूनी था। हसन की कंपनी से ताई का दिल बहला रहता था। सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 16-17 बरस थी और ताई कहना उन पर जचता ना था। मैं तो उनको सपना आप ही बुलाती थी, जबकि हसन सिर्फ सपना और कभी सपना ताई भी कह देता तो कहने पर वो बुरा मना लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है। तुम लोग मुझको सिर्फ सपना या सपना आप ही कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और हसन को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज्यादा बातें करना पसंद ना था। स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम कराती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि हसन ने कम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का जिसको पढ़ने से ज्यादा इधर उधर फिरने और वक्त जाय करने से काम था। बस उसकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठ गप्पे हाँकता, अपना वक्त जाय करता रहता। अम्मी उसको कुछ न कहती कि कहीं सपना बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। किसी तरह भाई ने मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से जी चुराने लगा। आए रोज छुट्टी कर लेता। बिल आखिर उसने कॉलेज को खैराबाद कह दिया क्योंकि उसको पढ़ाई से दिलचस्पी थी ही नहीं। अब उसका सारा वक्त सपना ताई के कमरे में गुजरता, उनके साथ हंसता बोलता, जिससे उसका जी बहल जाता था। उन्हीं दिनों फूफो की शादी हुई। ताया शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। हसन उस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर न था, लिहाजा खुद सर हो गया था। अम्मी का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताया से लिहाज था। चाचा यूं भी उसको कुछ न कहते थे कि महसूस न कर ले कि बाप मौजूद नहीं है, तो चचा डांटते और टोकते हैं। चचा सुबह ऑफिस चले जाते, घर में हसन ही होता। वही सौदा सलफ भी लाता। बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में घुसा रहता। उनके कमरे में नया टीवी था जिसमें ज्यादा चैनल आते थे। वहां टीवी देखता या फिर सपना को नई नई इंडियन फिल्मों की सीडी लाकर देता और दोनों फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नवेली बहू को कुछ न कहती कि दुल्हन बगैर दुल्हा के ससुराल में रह रही है, इसका जी बहला रहे। किसी को खबर न थी कि सपना की शादी से कबल किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था। सपना के वालिद उसको नापसंद करते थे। ताया घर होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई के दश्त की मुसाफिर थीं। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उसको अपना पयाम्बर बना लिया, जिसका किसी को इल्म ना हो सका। हसन भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ भी ताया से गद्दारी करके सपना का राजदान बन गया। अब सौदा सलफ के बहाने हसन को जहां भेजती हुक्म के गुलाम की तरह तामील करता। घर वाले समझते कि ताई का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की उससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहला रहता है, हसन से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। हसन इकलौता था। दादी उसको बहुत चाहती थीं। वो दादी की जान था। उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूं उसका मिजाज बिगड़ गया। अम्मी की कोई बात ना मानता, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। जब दादी का इंतकाल हो गया तो मंजले चचा की बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। वो बीवी को लेकर अलग हो गए। उस पर छोटी चची ने भी मुतालबा किया कि सेहन के दरमियान दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहें। अब आधा घर दीवार के उधर, आधे में हम और सपना ताई रह गए। ताई का बस न चलता था कि वो भी अलहदा हो जाएं, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी।
हाँ, इतना मुतालबा जरूर किया कि सेहन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, मगर दरवाजा भी बना दें ताकि आना जाना रहे और घर एक मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही पकाएं और वो किचन के बखेड़े में ना पड़े। माँ ने सपना के कहने की तामील की, क्योंकि कमाता तो उनका शौहर था और हम उनकी कमाई खाते थे। अम्मी को हर हाल में अपनी जेठानी को खुश रखना था। सपना के जेब खर्च की रकम हर माह ताया उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे चाहें खर्च करती थीं। खासी रकम हर माह मिल जाती तो हसन को भी ऐश करा देती। जो चीज़ वो चाहता दिलवा देती। दादी की वफात के बाद उनका कमरा हसन को मिल गया। कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। सपना ने अम्मी से कहा कि अकेले सोने से डर लगता है, हसन रात को भी दादी के कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ताई की तरफ जाकर सोया करो। शादी के बाद सपना काफी दलेर और आजाद ख्याल हो गई। शौहर के बाद सास के ना होने ने बेखौफ कर दिया था। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी न किसी बहाने अब हसन के साथ घर से बाहर जाने लगी। कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर। अम्मी उससे दबती थी कि कुछ कहा तो कहीं शौहर को हमारी शिकायतें न लिख भेजे। इससे ये हुआ कि हसन भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन शोरो गुल का बहाना बनाकर सपना ने आधी उठी सेहन वाली दीवार को ऊंचा करके अपने हिस्से को मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा कर दिया और मेरा भाई जो लालची और खुदगर्ज हो चुका था मुस्तकिल उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत सदमा था कि हसन हमको छोड़कर सपना की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई था। हमारी तरफ भी आता था मगर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात तो हो चुकी थी। ताई उसकी जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती। यही नहीं, अच्छे कपड़े और खाने की मजेदार चीजें देती तो वो उधर का रहा। मेरी माँ की उम्मीदें खाक में मिल गई। अब लोग सपना और हसन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमारे बाप का तो पता ना था। हम सब हसन के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसको माँ का तो क्या, मोहल्ले वालों का भी लिहाज न रहा कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताया को भी भूल गया कि जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। माँ खौफ के मारे ताया को कुछ लिखने से मजबूर थी। उधर सपना के हौसले बढ़ते जाते थे। वो अब घर में न टिकती थीं। अपनी आरजुओं की तकमील की खातिर वो हसन को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई की चालों का खिलौना बना हुआ था। बिलाखिर मंजले चचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको करेद लगी। तब मालूम हुआ कि सपना अपने मोहल्ले के उसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से कबल पसंद करती थी। एक दिन मंजले चचा ने सपना को उसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देख लिया, जबकि हसन सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सपना के आने का इंतजार कर रहा था। चाचा ने घर आकर हसन की पिटाई की तो उसने कहा, चाचा मैं मजबूर था। सपना ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालदा और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताया को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और खर्चा भी बंद कर देंगे। तब तुम क्या करोगे? तभी मैंने इस मामले को अम्मी से भी पोशीदा रखा कि ताई अपने पुराने चाहने वाले से मिलती हैं। बहरहाल मंजले चचा ने ताया को तमाम अहवाल लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने दुबई से ही सपना को तलाक भिजवा दी, मगर हमको भी हसन की बेवकूफ़ी की सजा मिली कि उन्होंने अम्मी को भी इस खेल में शामिल समझा। हमसे इस कदर बददिल हो गए कि हमारा खर्चा बंद कर दिया। ताया और मंजले चचा ने अम्मी से कहा कि अगर हसन यहां रहेगा तो तुम सब भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना उसको इसके बाप के पास जाने का कहो। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज है कि अपनी औलाद को देखे। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर हसन को उसके बाप के पास चले जाने का कहा और चचा ने हसन को पता बता दिया जहां मेरे वालिद अपनी बीवी के साथ रहते थे। हसन वहां पहुंचा तो उसको वालिद ना मिले, क्योंकि वो तो काफी अरसा पहले वहां से चले गए थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भगाकर उसके साथ निकाह करके यहां लाए थे, उसके वरसा ने बिलाखिर यहां का खोज लगा लिया और वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे वालिद को जदोकोब और अधमुआ करके डाल गए। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपने बाप और भाई के हक में बयान दिया कि इस शख्स ने मुझे वर्गलाकर अगवा किया था और जबरदस्ती निकाह पर मजबूर किया था।
वो वरसा की तरफ हो गई और तुम्हारे वालिद को जेल हो गई। वो अब भी जेल में है। हसन सुनकर हमारी तरफ भी ना लौटा, न जाने किधर निकल गया। यूं हमारे वालिद के किए की सजा हमको मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से की जायदाद मंजले चचा ने खरीद ली और हमको उस रकम से दूसरी जगह मकान खरीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किलात सहकर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत कर ली और अपनी वालदा और बहनों की कफालत का बोझ उठा लिया। वालदा आज भी अब्बू का इंतजार करती हैं, मगर मैं कहती हूं कि खुदा किसी ऐसे इंसान को बाप के दर्जे पर फाइज ना करे जिसको अपनी औलाद का एहसास ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा है वो भी कमेंट में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।